तो वहां बिस्को की मुलाकात फिर से अपने दादा जेबी से होती है, जो अब पहले जैसे कमजोर नहीं लग रहे थे, बल्कि एकदम जवान, जैसे कोई 18 साल का लौंडा हो। ये देखकर बिस्को की आंखें भर आईं। वो रोना तो चाहता था, मगर खुद को रोक लेता है। उधर माइलो भी भागता हुआ आया। वो अपनी बहन को बेहोश देखकर डर गया। बिस्को ने उसे तसल्ली दी कि वो सिर्फ सेडेटिव से सोई है, थोड़ी देर में खुद ही होश में आ जाएगी। माइलो पहले ही उसे रस्ट इनहिबिटर का इंजेक्शन दे चुका था, जिससे उसकी जान कुछ वक्त तक और बची रह सके। लेकिन अब हालात बहुत खराब थे, क्योंकि सिटी के गार्ड किसी भी पल यहां पहुंचने वाले थे। तभी जेबी ने आगे बढ़कर कहा कि वो पीछे रुक जाएगा और बाकी दोनों के निकलने का रास्ता बनाएगा। बिस्को ने तुरंत मना किया, क्योंकि वो जानता था कि उसके वादा के बिना कोई भी दवा तैयार नहीं कर पाएगा। तभी माइलो अचानक बोला, अगर जेबी नहीं रहे तो मैं कर लूंगा, मैं सीख जाऊंगा, मुझे करना ही होगा। बिस्को पहले तो हंसा, बोला, बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है, तुम जैसे सादे लड़के के लिए नहीं। पर माइलो की आंखों में जो जिद थी, उसे देखकर बिस्को आखिरकार मान गया, क्योंकि माइलो अब सिर्फ इलाज नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपनी फैमिली को भी बचाना चाहता था। उसी वक्त गार्ड्स वहां आ धमके। जेबी ने उनका रास्ता रोक लिया ताकि दोनों निकल सकें। माइलो ने भारी दिल से अपनी बहन पाओ को वहीं छोड़ दिया। उसके पास रस्ट इनहिबिटर की एक थैली रख दी ताकि वो जिंदा रह सके। वो पल बहुत भारी था, बोलने के लिए शब्द नहीं थे, बस आंखों में नमी थी। लेकिन वक्त नहीं था। बिस्को ने माइलो का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गया। दोनों गेट की तरफ भागे, मगर वहां और गार्ड आ गए। उन्हें पीछे से भी घेर लिया गया। बिस्को ने झट से अपना धनुष निकाला और एक खास तीर चलाया। तीर जैसे ही पुल से टकराया, पूरा पुल टूट गया और दोनों नीचे गिर पड़े। उस पल में गिरती हुई धूल और उड़ते मलबे के बीच बस एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि वो दोनों जिंदा रहें। वहां से निकलकर दोनों कांटों भरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। माइलो नॉनस्टॉप बोलते ही जा रहा था, हर छोटी बात पर बोलता ही जा रहा था। बिस्को का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसे ये सब बहुत परेशान कर रहा हो। माइलो ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। बिस्को ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जिद भी अजीब थी, क्योंकि वो जंगलों में पला था, फ्री लाइफ जीने वाला इंसान, जिसकी फितरत उसे कभी मानने नहीं देती थी कि वो रास्ता भूल गया है। दोनों चलते रहे तब तक जब तक वो एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां पानी के ऊपर एल्गी तैर रही थी। माइलो की आंखें चमक उठी। वो रुककर बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने लगा, जैसे कोई जादू देख रहा हो। लेकिन बिस्को को गुस्सा आ गया। उसने एक छोटी चीज फेंकी जो माइलो के चेहरे पर लगी और बोला, हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, ये जगह रात को जंगली जानवरों से भर जाती है, चलो यहां से। दोनों वहां से आगे बढ़े, मगर कुछ देर बाद माइलो अचानक रास्ते में बेहोश हो गया। बिस्को ने सिर हिलाया, बोला, ये लड़का भी ना। फिर वो गया और दो छोटे छिपकली के बच्चे पकड़ लाया, जो एक दूसरे की पूंछ चबा रहे थे। बिस्को ने उन्हें आग पर भुना और माइलो को खिलाया, क्योंकि वो तो बस भूख से बेहाल होकर गिर पड़ा था। खाना खाने के बाद माइलो फिर से ठीक हो गया। अब दोनों जानते थे कि वक्त बहुत कम है। जेबी बस 1 महीने तक जिंदा रह सकता था, और पाओ को जो दवा दी थी वो सिर्फ 3 महीने तक ही काम करेगी। समय की कमी देखकर बिस्को ने नक्शा दिखाया, रास्ता दिखाया और कहा कि अब हमें कोल माइन पार करनी होगी। माइलो तुरंत घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि कोयले की खदानों में अक्सर बहुत बड़े और खतरनाक चूहे रहते हैं। लेकिन बिस्को ने उसे शांत करते हुए कहा कि चिंता मत करो, उसके पास उनका तोड़ है। तभी बिस्को को रेत के नीचे से एक विशाल क्रैब का पंजा दिखा। उसने हल्की सी सीटी बजाई और रेत के नीचे से उनका तीसरा साथी बाहर निकला, बिस्को का क्रैब। अब माइलो को समझ आया कि शुरू में वो रास्ता क्यों भटक गए थे। असल में बिस्को इस क्रैब को ढूंढ रहा था, जो अक्सर रेत में खुद को छुपाकर सो जाता है। बिस्को ने बताया कि अगर वो क्रैब पर सवार हो जाएं, तो सिर्फ 2 दिन में कोल माइन पहुंच सकते हैं, और वहां के चूहे इतने समझदार हैं कि इतने बड़े जानवर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही माइलो ने क्रैब की पीठ पर जगह बनाई, वो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। बिस्को ने बस कंधे उचकाए और उसे खास कपड़ा फेंक कर कहा, पहनो इसे ताकि क्रैब को अजीब ना लगे। फिर भी वो क्रैब कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। माइलो ने कपड़े पहन लिए, फिर भी क्रैब ने उसे आराम से उठाकर नीचे पटक दिया। बेचारा माइलो अब पैदल ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। दोपहर तक उसने कई बार चढ़ने की कोशिश की, हर बार उम्मीद बनी, लेकिन अंजाम वही, जमीन पर धड़ाम। इतना बार बार गिरा
कि क्रैब ने घूम घूम के उसे इतना चक्कर दिया कि माइलो को अंधेरा सफेदी सब एक साथ दिखने लगा। अगली सुबह माइलो फिर से क्रैब की सवारी की प्रैक्टिस कर रहा था और बिस्को बैठा अपने फंगस वाले जहरीले तीरों का घोल तैयार कर रहा था। अचानक वहां कोई आ गया। माइलो अचानक रुक नहीं पाया और सीधे एक लड़की के सामने जा गिरा। वो वही पिंक बालों वाली लड़की थी जिससे बिस्को पहले मिल चुका था। वो हंसते हुए बोली, वाह, इतना बड़ा क्रैब है तुम्हारे पास। बिस्को ने उसकी आवाज सुनी, पलट कर देखा, वो लड़की क्रैब की पीठ पर चढ़ चुकी थी और माइलो उसके पंजे से लटक रहा था। बिस्को ने गुस्से में फंगस वाला एक तीर चलाया। तीर जाकर लड़की की थाई में लगा। वो दर्द से चीखी, लेकिन फिर भी हंसकर बोली, इतना गुस्सा क्यों, बस क्रैब की सवारी सिखाना चाहती थी। असल में वो माइलो को फुसलाकर क्रैब चुराना चाहती थी। मौका देखकर वो लड़की वहां से भाग गई, लेकिन तभी माइलो ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने क्रैब से बात की, शांत लहजे में बोला, जरा नीचे झुको, मैं दवा लगाना चाहता हूं। और हैरानी की बात यह कि क्रैब ने उसकी बात मानी। बिस्को दंग रह गया। सोचा, ये लड़का सवारी तो नहीं कर पाया, पर इसने क्रैब को मानने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद से बिस्को ने फैसला किया कि अब माइलो को सवारी की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। दोनों साथ में आगे निकल पड़े। शाम को वो एक पहाड़ी मंदिर में रुके और वहां फिर से वही पिंक बालों वाली लड़की मिली। वो कुछ खाते खाते गला पकड़कर खांसने लगी, जैसे कुछ गले में फंस गया हो। माइलो तुरंत भागा। उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर उसने बिना सोचे समझे उसके मुंह से मुंह मिलाकर उसके गले से क्रिसालिस, एक कीड़ा जैसा खोल निकाल दिया। माइलो ने बताया, ये क्रिसालिस उन स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है ताकि वो भाग ना सके। लड़की ने पहले सोचा कि वो दोनों उसकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसे पाना चाहते हैं, लेकिन बिस्को ने लहजे में कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माइलो ये सुनकर शर्मा गया और बिस्को ने हंसकर चिढ़ाया, ओह, तो तू अभी तक वर्जिन है। बिस्को का गुस्सा देखकर लगा तीर चलाएगा, पर माइलो ने बस कहा, मुझे तो बस थोड़ा खाना चाहिए। लड़की ने अपना बैग खोला और बोली, लो, जो चाहिए चुन लो। माइलो ने बिस्किट का पैकेट उठाया। बिस्को ने कुछ तीर लिए। लड़की ने कहा, इसके पैसे लगेंगे। बिस्को को गुस्सा आया, पर माइलो ने कहा, पैसे दे देंगे। माइलो ने खुशी से बिस्को को बिस्किट चखने को दिए और दोनों ने कहा, वाह, स्वाद तो बढ़िया है। जब पेट्रोल की बात आई तो लड़की ने साफ मना कर दिया, बल्कि गुस्से में पूरा पेट्रोल जमीन पर उड़ेल दिया। उस रात अचानक जमीन हिलने लगी। बिस्को चौंक कर उठा। माइलो क्रैब पर भाग रहा था और बिस्को को महसूस हुआ कि वो अब किसी विशाल कीड़े, जाइंट इंसेक्ट पर पड़ा है। माइलो चिल्लाया, ये कोई कीड़ा नहीं, ये तो जिंदा किला है। अगर ये कोल माइन से टकरा गया तो पूरी खदान धमाके से उड़ जाएगी। बिस्को समझ गया कि ये वही बोन ईटिंग बग है जो पिंक बालों वाली लड़की के गिराए हुए पेट्रोल से जाग गया था। उसने जोर से चिल्लाकर माइलो को बताया, क्रैब को सीधा इसके सिर पर मारो तभी ये रुकेगा। लेकिन उसी वक्त वो लड़की बिस्को से लिपट गई। उसे कस के पकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। माइलो ने पूरी दिल से क्रैब से विनती की, चलो अब हमारी मदद करो, और क्रैब ने उसकी बात मानी। वो उछलकर सीधा उस कीड़े के सिर में जा धंसा। बिस्को ने झटके से छलांग लगाई, लड़की को भी साथ खींच लिया और बग के सिर में फंगस वाला तीर दाग दिया। कुछ ही सेकंड में फंगस फैल गया। बग रुका, कांपा और फिर जमीन पर ढह गया। सौभाग्य से वो लोग कोल माइन से ठीक पहले रुक गए थे। अभी वो लोग सांस भी नहीं ले पाए थे कि कहीं से गोला दागा गया। पूरा खदान इलाका धमाके से फट पड़ा। अब उन्हें रास्ता बदलना ही पड़ा। अगली सुबह जब बिस्को उठा, माइलो ने बताया कि वो पिंक बालों वाली लड़की भाग गई है, सारे पैसे लेकर, पर कुछ खाना छोड़ गई है। मतलब थोड़ी इंसानियत अभी भी बाकी थी। बिस्को ने माइलो को देखा। उसके हाथों में चोटें भरी थीं, पर अब वो क्रैब को बखूबी चला पा रहा था। ये साफ था कि उसने बहुत मेहनत की है। बिस्को ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहा हो, शाबाश, अब बन रहा है असली साथी। दोनों ने सफर फिर से शुरू किया। दूसरी तरफ पाऊ होश में आते ही अपनी बड़ी सी मोटरसाइकिल पर चढ़ी, इंजन गरजाया और तेजी से निकल पड़ी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मिलो को ढूंढना है किसी भी हाल में। उधर मिलो और बिस्को एक नए खतरे में फंस चुके थे। अचानक चारों तरफ से बच्चों का एक झुंड निकल आया। सबके हाथों में बंदूकें और लाठियां। बिना कुछ बोले वो दोनों पर टूट पड़े, जैसे पहले से घात लगाकर बैठे हों। वो बच्चे समझ रहे थे कि मिलो और बिस्को कुराकावा के गुंडे हैं। दोनों ने हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, हम इसका हिस्सा नहीं है। मिलो ने शांत लहजे में कहा, हमें बस कुछ खाने का सामान चाहिए और कुछ नहीं। उसकी आवाज सच्ची लग रही थी, पर बच्चे अब भी शक में थे।
उन्होंने दोनों के फटे कपड़े, गंदे चेहरे देखे और हंसकर बोले, ये लोग खरीदेंगे कुछ? इनसे तो लग रहा है खुद भीख मांगते होंगे। फिर भी बंदूकें और डंडे अब भी उनके ऊपर ताने हुए थे। बिस्को ने मजबूर होकर अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। वो उसका खुद का वांटेड पोस्टर था। पोस्टर पर उसका चेहरा साफ छपा था और नीचे मोटे अक्षरों में इनाम लिखा था। बच्चों ने पोस्टर देखा तो थोड़ा शांत हुए, समझ गए कि ये कुराकावा के आदमी नहीं है। उन्होंने हमला तो रोक दिया, पर छोड़ने को भी तैयार नहीं हुए। कुछ देर बाद मिलो और बिस्को रस्सियों से बंधे हुए बच्चों के कैंप में पहुंचा दिए गए। वो जगह टूटी फूटी थी, लकड़ी और कबाड़ से बनी हुई झोपड़ियां और एक कोने में गीला बदबूदार कमरा जहां दोनों को कैद कर दिया गया था। बिस्को वहां भी शांत था, चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने बच्चों से कहा, अगर इनाम चाहिए तो मुझे सौंप दो, अब खोने को कुछ बचा नहीं है। उधर पाऊ एक सुनसान कॉलोनी से गुजर रही थी। हर तरफ सड़े हुए लाशों की बदबू, टूटी इमारतें, सीढ़ियों पर पड़े शव। वो नजारा देखकर भी वो नहीं रुकी, क्योंकि अंदर से उसे कुछ हिलता डुलता दिखा। वो तुरंत बाइक से उतरी और देखा कि एक बूढ़ा जोड़ा एक विशाल स्पाइडर के हमले से जूझ रहा था। पाऊ ने झट से अपनी बंदूक निकाली, गोली चलाई और मकड़ी वहीं ढेर हो गई। वो दोनों बुजुर्ग डर के मारे कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं। उन्होंने बताया कि आसपास जो भी लाशें हैं वो सब उन लुटेरों की करतूत हैं जो यहां से गुजरने वाले व्यापारियों को मार देते हैं। शुक्रिया में उस बूढ़े जोड़े ने पाओ को अपने घर चलने का न्योता दिया। एक छोटा सा जर्जर पर साफ सुथरा था। उन्होंने कहा, आओ बेटी, तुम्हारी टूटी बाइक ठीक करने में मदद करेंगे। इस दौरान मिलो को एक छोटी लड़की के साथ कैद करके रखा गया था। वो बाकी बच्चों से अलग थी, ज्यादा समझदार और नरम दिल वाली। वो हर रोज मिलो के लिए खाना लेकर आती थी, धीरे से बोलती, खा लो, ताकत आ जाएगी। उसकी मीठी बातों और सच्चे व्यवहार से मिलो को महसूस हुआ कि ये लड़की उसे बुरा इंसान नहीं समझती। धीरे धीरे बातों में लड़की ने उसे अपने हाल बताए, किस तरह हर सर्दी में उन्हें डेविल किड्स नाम के राक्षसों से लड़ना पड़ता है। वो डरावने जीव अचानक आकर उन्हें सताते, डर और दर्द फैलाते। मिलो ने गौर से देखा तो लड़की के हाथ पर सफेद पपड़ी जैसे निशान थे। उसने पूछा, ये क्या है? लड़की ने बताया, एक दिन कुराकावा यहाँ आया था। उसने कहा कि हम सबको रस्ट डिजीज लग गई है, इसलिए हमारे माँ बाप को उसके लिए काम करना पड़ा ताकि दवा खरीदने के पैसे मिल सके। मिलो ये सुनकर सन्न रह गया। वो समझ गया कि कुराकावा ने सबको धोखा दिया था, क्योंकि वो निशान रस्ट डिजीज के नहीं थे, वो किसी और चीज के थे, झूठ का एक और सबूत। उधर पाओ उस बुजुर्ग जोड़े के घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। वो बोले, हम एक वक्त शहर में रहते थे जहां अचानक लोगों में रस्ट डिजीज फैलने लगी। फिर एक दिन एक आदमी आया, खुद को फंगी प्रोटेक्टर कहता था। उसने कहा कि वो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। शुरू में तो सबका इलाज होता दिखा, लोग खुश हुए, शुक्रगुजार बने। लेकिन कुछ दिन बाद एक एक कर सब मरने लगे, शरीर सड़ने लगा, रस्ट पूरे शरीर में फैल गया। जाने से पहले उस आदमी ने बस इतना कहा, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर पाओ के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसका फंगी प्रोटेक्टर्स के लिए नफरत और गहरी हो गई। उसने बुजुर्गों से कुछ औजार लिए और अपनी टूटी बाइक खुद ठीक करने लगी। पर तभी उसे पास की गुफा से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। दिल में एक अजीब डर उठा। वो देखने अंदर चली गई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुफा के अंदर सूखी हड्डियों और लाशों का ढेर लगा था। सच ये था कि वो बुजुर्ग जोड़ा असल में दरिंदे थे जो लोगों को मारकर मजा लेते थे। उन्होंने पाओ को भी अपना अगला शिकार बनाने का प्लान बना लिया था। वो उसे एक मैनेकिन में बदलना चाहते थे। जब पाओ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो हंसने लगे, कहने लगे, अब तो देर हो गई, तूने जहर वाला खाना खा लिया है। पर पाओ मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैंने वो खाना खाया ही नहीं। वो पलटवार करने ही वाली थी कि तभी अंधेरे में से एक लाश उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से जहरीला धुआं निकलने लगा। पूरा माहौल धुंध से भर गया। पाओ किसी तरह भाग निकली। उधर वो जोड़ा जान गया कि अब वो नहीं बच सकते, तो उन्होंने अपना आखिरी प्लान चलाया। पूरी गुफा में आग लगा दी, धमाका हुआ और वो दोनों खुद आग में समा गए। इस बीच बिस्को को एक अलग कमरे में बंद किया गया था। उसने देखा कि दीवार के कोने में कुछ स्पीयर्स रखे थे, काफी मजबूत लग रहे थे। उसने पहरेदार बच्चों से कहा, मुझे वो भाले चाहिए। बच्चों ने बताया कि उनके माँ बाप कभी मछुआरे हुआ करते थे, शांत नेक दिल इंसान। लेकिन जब उन्होंने कुराकावा का विरोध किया तो उन्हें मार दिया गया। बिस्को ने बस सिर झुका लिया, फिर बोला, मैं उन भालों से किसी का नुकसान नहीं करूंगा। बंदूक पकड़े हुए लड़के ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रहा है तू। और ट्रिगर दबाने ही वाला था, पर फिर डर के मारे रुक गया।
कहीं बिस्को मर गया तो इनाम कौन देगा। कुछ देर बाद दूसरे बच्चे अंदर भागे, खुश होकर बोले, मिलो ने सबका इलाज कर दिया है। अब माहौल थोड़ा नरम हो गया। जो 2 गार्ड थे, अब बस एक रह गया था। वो एक पुराना फटा हुआ नक्शा देख रहा था। बिस्को ने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं इस जगह को जानता हूँ, कभी वहां एक फंगी प्रोटेक्टर ने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है उसका कर्ज चुकाने की। लड़का उसकी बातों से थोड़ा पिघल गया। उसने नक्शा बिस्को को पकड़ा दिया और फिर बाहर चला गया, शायद पेशाब करने। बिस्को ने मौका देखा और झटपट अपने हाथों की जंजीरें खोल दी। उसी वक्त मिलो भी अपनी ओर से कुछ ऐसा कर रहा था जिससे जल्द ही हालात पलटने वाले थे। इस दौरान मिलो ने बच्चों का इलाज ही नहीं किया, बल्कि उन्हें दवा तैयार करने का तरीका, मात्रा और सही निर्देश भी समझा दिए। उसकी दयालुता और ज्ञान देखकर बच्चे बेहद आभारी हुए। वो उसका एहसान चुकाना चाहते थे, लेकिन जब मिलो ने बिस्को को आजाद करने की विनती की तो बच्चों के नेता ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उन्हें हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ताकि आने वाली सर्दियों से पहले वो पफर फिश झुंड नामक दैत्याकार मछलियों से अपना बचाव कर सकें। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान जैसे फट पड़ा। पफर फिश का एक विशाल झुंड भूख से बेकाबू होकर वहां पहुंच गया। पल भर में उनमें से एक ने नेता बच्चे को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। बिना वक्त गवाए बिस्को तुरंत दौड़ा और पूरी ताकत से भाला झुलाते हुए उस दैत्य मछली को एक ही वार में 2 हिस्सों में काट डाला। अफसोस उसके मुंह से हंसते हुए निकल गया, काश चावल होता तो इससे बढ़िया फिश सलाद बन जाता। बिस्को ने बच्चों से वादा किया कि वो इस खतरे से उन्हें बचाएगा, लेकिन ये भी माना कि उसे नक्शा पढ़ना नहीं आता। इसलिए जब भी वो तीर चलाता, नक्शे पर दिखी जगह का नाम पहरेदार लड़का जोर से पढ़ देता। जब तक पूरा नक्शा पढ़ लिया गया, तब तक पफर फिश झुंड पीछे हट चुकी थी। इसके बाद बिस्को ने अपने विशाल केकड़े को बुलाया और उस पर सवार होकर मिलो को लेने पहुंचा। मिलो के जाने से पहले वही समझदार लड़की उसे रोकती हुई बोली कि इस शहर को उसकी जरूरत है। लेकिन मिलो मुस्कुराया और बोला, मैंने जितना ज्ञान दे सकता था दे दिया है, अब तुम्हें ही मेरी जगह लोगों को ठीक करना होगा। जाते जाते बच्चों के नेता ने बिस्को की ओर अपने पिता का छोड़ा हुआ भाला फेंक दिया। ऊपर से तो उसने ठंडे लहजे में कहा, देखते हैं तुम्हें मुझे मारने की काबिलियत है या नहीं। लेकिन असल में ये उसका भरोसा था, एक चुप स्वीकृति। उधर कुराकावा अपने आदमियों के साथ पागलों की तरह जाबी की तलाश में लगा हुआ था, पर सफलता नहीं मिली। अचानक उसने अपने सैनिकों को रुकने का इशारा किया। उसके चेहरे पर शक की लकीरें उभरी। वो आगे बढ़ा और कतार के आखिर में खड़े एक आदमी की टोपी झटक दी और तुरंत चौंक पड़ा। वो और कोई नहीं बल्कि जाबी था, वेश बदलकर खड़ा। इधर बिस्को और मिलो बर्फीले मैदानों से गुजर रहे थे। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि हर कदम जैसे शरीर को काट रहा था। मिलो के होंठ नीले पड़ गए थे, सांसें धुएं सी सफेद दिख रही थीं। ठंड उसकी हड्डियों में समा चुकी थी। इसके उलट बिस्को हंस रहा था, व्यंग से, मजाक में। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कह रही थी, इतनी ठंड में भी टिक नहीं सकता। उसकी हंसी बर्फीली खामोशी में गूंज उठी, जिससे मिलो झेंप गया। तभी दोनों ने दूर बर्फ पर एक सफेद खरगोश को उछलते देखा। बिस्को ने तुरंत धनुष ताना, लेकिन मिलो ने उसे रोका और खुद कोशिश की। उसने डोर खींची और तीर छोड़ा, पर ठंडे हाथों की वजह से निशाना चूक गया। फिर भी तीर यूं ही बेकार नहीं गया, वो हवा में फैल गया और जाल बनकर खरगोश को फंसा लिया। बिस्को हैरान रह गया, जबकि मिलो मुस्कुराया और बताया कि उसने ये खास तीर मकड़ी के रेशम से बनाए हैं, हल्के लेकिन मजबूत। बिस्को ने मुंह बनाते हुए कहा, यह धोखा है, चालाकी। पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो मिलो की बुद्धिमत्ता को मान चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों की नजर उसी पिंक कलर के बालों वाली लड़की पर पड़ी जिसे उन्होंने पहले देखा था, अब बर्फ की मोटी परत में जमी हुई। दोनों ने मिलकर उसे पास की एक गुफा में ले जाकर गर्म किया। मिलो ने हैरानी से पूछा कि वो उनसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गई। लड़की ने थकी हुई सांस लेते हुए बताया, मैंने मंदिर में पड़ा एक पुराना हेलीकॉप्टर ठीक किया और उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में सेना की बंदूकों ने उसे गिरा दिया।